वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज हम लोग करने वाले हैं पीवाई क्यूज टू एमसीक्यूज, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक के आधार पे प्रीलिम्स क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसके आधार पे जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग एमसीक्यूज के रूप में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो पेज नंबर 1 से रिलेटेड है, द हिंदू। यूएस एयरक्राफ्ट कोलाइड्स विथ चॉपर 67। तो यूएस में जो है एक दुर्घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। तो हालांकि महत्वपूर्ण ये नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अमेरिकी विमान हेलीकॉप्टर से टकराया और 67 के मारे जाने की आशंका है। वाशिंगटन के पोटोमैक नदी के पास, ये महत्वपूर्ण अब हो जाएगा, एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर जो है वो 64 यात्री और 4 चालक सदस्य थे जो हवा में टकरा गया था हेलीकॉप्टर से। तो विमान नदी में गिरा और मलबा 1 मील नीचे की ओर मिला है। अब तक 28 शव बरामद हुए हैं जिसमें एक हेलीकॉप्टर का भी है। तो चलिए इस संदर्भ में हमारे टॉपिक क्या काम आ सकते हैं वो डिस्कस करने से पहले हम लोग 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 2020 में पूछा गया था रिवर और जो फ्लो करती है वो हमें देखना है, मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। तो इसमें कौन से सही है, कौन से वास्तव में जो मैच है जहां गिरती है वो मैच इसमें करेक्ट है। तो इसमें आंसर है हमारा 3 और 4, यानी कि वोल्गा कैस्पियन सागर और जाम्बेजी नदी इंडियन ओशन में गिरती है। तो 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लेते हैं हम लोग। मेकांग जो है अंडमान सी में नहीं गिरती। मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हम थेम्स की बात करें तो ये आयरिश सी में नहीं गिरती, बल्कि ये उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में गिरती है। वोल्गा कैस्पियन सी करेक्ट आंसर है। जाम्बेजी जो है इंडियन ओशन में गिरती है, ये भी करेक्ट आंसर है। इसके बारे में डिटेल्स आप देख लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें निकल के आती है। तो पहला है हमारे पोटोमैक नदी के बारे में जानते हैं। पोटोमैक नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है। यह वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी से होकर बहती है। हम आपको मैप में भी दिखाएंगे। यह 405 मील यानी 652 किलोमीटर लंबी है जो चेसापीक खाड़ी में मिल जाती है अटलांटिक ओशन में। उद्गम और प्रवाह की अगर बात करें तो ये नदी जो है इसका स्रोत फेयरफैक्स स्टोन वेस्ट वर्जीनिया है और यह चेसापीक खाड़ी मैरीलैंड के पॉइंट आउटलुक के पास मिल जाती है जो अटलांटिक ओशन के अंतर्गत है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान यह नदी यूनियन और कन्फेडरेट राज्यों के बीच विभाजन रेखा थी। तो ये देखिए पोटोमैक नदी है और ये मिल जाती है अटलांटिक ओशन में जाके गिरती हैं और ये पूर्वी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इस संदर्भ में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिवर्स हैं वर्ल्ड्स के, विश्व की महत्वपूर्ण नदियां, उद्गम उसका देखेंगे और प्रवाह मार्ग देखेंगे। तो नील नदी अगर देखें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसका जो सोर्स है वो लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका के अंतर्गत है और ये जो है युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट से लेकर के गुजरती है और मेडिटेरियन सी जो है उसमें जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेजन नदी जो है जल प्रवाह में सबसे बड़ी नदी है और ये जो है एंडीज माउंटेन पेरू से उद्गम इसका है और जाकर के ये मिलती है अटलांटिक ओशन में पेरू, कोलंबिया और ब्राजील होते हुए। ये 6575 किलोमीटर कवर करती है। यांगसी रिवर अगर देखें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत प्लेट्यू और चाइना, तिब्बत प्लेट्यू है चाइना के अंतर्गत, वहां पे इसका उद्गम होता है और ये चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में ये इम्पिटी करती है, ये चाइना में घूमती है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी की बात करें तो उत्तर अमेरिका की ये जीवन रेखा मानी जाती है। लेक जो है इटास्का से निकलती है मिनीसोटा यूएसए से और ये जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको में इम्प्टी करती है। 10 यूएस स्टेट से गुजरती है और 6275 किलोमीटर की लंबाई है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। उसका उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड इंडिया है और ये इंडिया और बांग्लादेश में बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में अपना मिल जाती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में।
तो इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से ही प्रेरित है। आपको नदी और नदी के साथ साथ जहां गिरती है वो आपको देखना है कि कितने करेक्ट मैच है। तो पोटोमैक रिवर की बात करें तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में नहीं गिरती है। उसके बाद अमेजन नदी जो है अटलांटिक ओशन में गिरती है, ये सही है। यांगसी रिवर जो है ईस्ट चाइना सी में गिरती है, ये भी सही है। और गंगा अरेबियन सी में नहीं गिरती, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। बाकी हम डिटेल से देखते हैं। जो पोटोमैक रिवर है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में नहीं गिरती, बल्कि ये चेसापिक बे में गिरती है और ये अटलांटिक ओशन के अंतर्गत आता है। अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो है जल प्रवाह में सबसे बड़ी है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, सही था। यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी जो है अरबियन सी में नहीं गिर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी महत्वपूर्ण जो है आपको डेटा ऊपर में दे दिया है हमने, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। पेज नंबर 1 पे ही हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और जो दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में जो हम पॉइजनिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसको देखेंगे और उसके निदान कैसे होते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है केजरीवाल को एविडेंस देने के लिए कहा है पॉइजनिंग ऑफ यमुना का। पिछले जवाब से असंतुष्ट इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को यमुना में जहर मिलाने के दावों के लिए शुक्रवार को ठोस सबूत देने का और समय दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे यह भी कहा है कि बढ़े हुए अमोनिया स्तर के मुद्दे को जानबूझकर जहर मिलाने के आरोपों के साथ न जोड़ें। और चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि हरियाणा से आने वाला जो पानी है अत्यधिक प्रदूषित और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये कहा गया है कि आयोग जो है भाजपा का पक्ष ले रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल गुरुवार को उन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो हैं अगले महीने सेवानिवृत्त हैं और एक सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आप प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग श्री कुमार को अमोनिया प्रदूषित पानी की 3 बोतलें गिफ्ट करेंगे। तो चलिए वो हमारे लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए मैटर है कंटामिनेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अमोनिया कंटामिनेशन ऑफ वाटर के विषय में। तो ये क्यों होता है? औद्योगिक और कृषि कचरे से होता है, सीवेज और अपशिष्ट जल के रिसाव से होता है और जैविक पदार्थों का प्राकृतिक विघटन से भी ये चीजें हो जाती हैं। इफेक्ट इसका मछली और जलीय जीव के लिए जो है ये विषैला होता है। पेयजल की गुणवत्ता जो है खराब होती है, इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है और जल स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रोकथाम और उपचार क्या किया जा सकता है? तो निष्कासन से पहले अपशिष्ट जल का उचित शोधन करना चाहिए। कृषि में उर्वरकों और रसायनों के प्रयोग को कम करना चाहिए और दूषित जल का एरेशन और जैविक निस्यंदन करना चाहिए। अदर कॉमन कंटामिनेंट्स जो है वाटर के अंतर्गत वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हैवी मेटल भारी धातु जिसमें लेड, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम आदि होता है। इसका सोर्स जो है औद्योगिक अपशिष्ट, खनन, पुरानी पाइपलाइनें होती हैं और इससे जो क्षति हो सकती है गुर्दे की क्षति, तंत्रिका विकार और कैंसर की समस्या हो सकती है। कीटनाशक और खरपतवारी डीडीटी, ग्लाइफोसेट, एट्राजीन ये उदाहरण है इसके सोर्स जो है कृषि से बहने वाला जल और रासायनिक खेती और इफेक्ट जो है अंतःस्रावी ग्रंथ में गड़बड़ी करती है और प्रजनन समस्याएं उत्पन्न करती है और कैंसर भी उत्पन्न करती है। माइक्रोबियल सूक्ष्मजीव प्रदूषक की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, साल्मोनेला और वायरस परजीवी आदि हैं जो बिना शोधित सीवेज या पशु अपशिष्ट से हो सकता है। जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि हो सकता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट की अगर बात करें तो ये उर्वरक डिटर्जेंट सीवरेज से परेशानी होती है ये, और जो इफेक्ट होता है यूट्रोफिकेशन, शैवाल प्रसार और ऑक्सीजन की कमी का कारण ये बन जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक की, तो औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट है इसका महत्वपूर्ण कारण। जलीय जीव में जैव संचय, विषैले रसायनों का रिसाव होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन की विधियां क्या क्या हो सकती है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस भारी धातुओं और रसायनों को हटाने के लिए जो आरओ हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कीटनाशक और जैविक प्रदूषक को अवशोषित करता है।
बैक्टीरिया और वायरस को मारने से बॉइलिंग और अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद बायो फिल्ट्रेशन एंड वाटर लैंड्स, जो पौधे द्वारा प्राकृतिक जल शुद्धिकरण का प्रोसेस है। इस संदर्भ में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? जो पहला है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और दक्षता बढ़ाना है। मुख्य उपाय जो है वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई है इसके अंतर्गत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है गंगा की सफाई और पुनर्जीवन, गंगा और गंगा से जुड़े अन्य नदियों की भी सफाई इसमें की जाती है। मुख्य उपचार जो है सीवेज उपचार संयंत्र, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान और वनीकरण इसके तहत शामिल है। जल शक्ति अभियान की बात करें तो इसका उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचय है। मुख्य उपाय जागरूकता कार्यक्रम, जलग्रहण क्षेत्र का विकास और वनीकरण है। अमृत मिशन की बात करें तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, इसका उद्देश्य शहरी जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन में सुधार करना है। मुख्य उपाय अपशिष्ट जल संयंत्र, उपचारित जल का पुनः उपयोग और स्मार्ट जल प्रबंधन इसके तहत शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो इसका उद्देश्य स्वच्छता में सुधार करके जल प्रदूषण को कम करना। मुख्य उपाय शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज का उपचार शामिल है इसमें। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य नदियों के का प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्जीवन करना, और इसका मुख्य उपाय औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज उपचार और नदी किनारे वनीकरण करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है भारत के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य जल स्तर की निगरानी और नियंत्रण करना, और इसका जो मुख्य उपाय है अपशिष्ट जल निकासी मानकों को निर्धारित करना, प्रदूषण की निगरानी और सशक्त कानून लागू करना। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य अस्थायी शहरी जल प्रबंधन, मुख्य उपाय स्मार्ट जल आपूर्ति करना, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन करना। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है प्रीलिम्स के लिए, जो हो सकता है आपको लाभ दे। तो अमोनिया जो है जल स्रोत में ऑक्सीजन की कमी करता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट यूट्रोफिकेशन और शैवाल प्रसार का कारण बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जल जनित रोग जैसे हैजा और टाइफाइड का कारण नहीं बनते, ये डायरेक्टली कारण नहीं बनते। तो 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जो है सीधे हैजा और टाइफाइड का कारण नहीं बनते। ये रोग सूक्ष्म जीव प्रदूषकों जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई, साल्मोनेला और वायरस से होते हैं। मुख्य डिटेल्स जो है अमोनिया कंटामिनेशन का इफेक्ट, नाइट्रेट का इफेक्ट, माइक्रोप्लास्टिक का जो हमने आपको ऊपर में डिटेल ऑलरेडी बता दिया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे 9304967054 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ करके इसका कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारा अगला टॉपिक है एज नंबर ऑफ बर्थ फॉल तमिलनाडु कंसर्न रेज अबाउट एल्डरली पॉपुलेशन। तो जो बर्थ रेट है वो क्या हो रहा है, क्रमिक रूप से कम हो रहा है और तमिलनाडु में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में क्या डेटा हमारे समक्ष है? तो 2024 में जो है जन्म दर 6.6 घटी थी, जीवित जन्मों की संख्या 8,42,412 रही थी। जन्म 2023 में जो है 11.7 से घटकर 2024 में 10.9 प्रति 1000 लोग हो गई, यानी कि 1000 लोग में 10.9 जो है जन्म दर रह गया है। तो टोटल फर्टिलिटी की रेट की बात करें तो इन 2000 जो टोटल प्रजनन दर जो है तमिलनाडु का वो 1.4 है, जो 2.1 जो प्रतिस्थापन दर होता है, यानी कि जितनी जनसंख्या समाप्त होती है उतनी जनसंख्या लाने के लिए हमें प्रतिस्थापन दर 2.1 चाहिए, और 1971 में यह 3.9 थी, जबकि आर्थिक और सामाजिक कारणों से लगातार घट रही है। और तमिलनाडु की स्पेशली बात करें तो ये 1.4 यानी कि काफी कम हो गई है। इस संदर्भ में फर्टिलिटी रेट की बात करें तो प्रजनन दर किसी महिला द्वारा उनके जीवन काल में जन्मे बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है। इसे आमतौर पर कुल प्रजनन दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्लोबल एंड इंडियन फर्टिलिटी ट्रेंड्स की अगर बात करें तो वैश्विक औसत जो है लगभग 2.3 और प्रतिस्थापन दर है 2.1 और वैश्विक है 2.3 प्रति महिला। भारत की अगर बात करें तो 1.9 जो 2.1% के स्तर से कम है, यानी कि भारत जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है वो प्रतिस्थापन का जो दर है 2.1, यानी कि जितने मर रहे हैं
उतना लाने के लिए हमारा प्रतिस्थापन दर 2.1% होना चाहिए, उससे हमारा नीचे आ गया है। हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी की रेट की बात करें तो उप सहारा में है जो 4.5 बच्चे प्रति महिला है। जापान, साउथ कोरिया वगैरह की बात करें तो ये 0.8 से 1.1 बच्चे प्रति महिला हो गया है। फैक्टर जो है प्रजनन दर को प्रभावित क्या क्या कर रहा है, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और शिक्षा के कारण विवाह में देरी और परिवार नियोजन के साधन यूज किए जाते हैं। बच्चों के पालन पोषण की आर्थिक लागत बढ़ने के कारण लोग बड़े परिवार अब नहीं चाहते। महिलाओं की कार्य में भागीदारी होने के कारण करियर प्राथमिकता होती है, फिर बच्चे पैदा करने में लेट होता है, और बेहतर स्वास्थ्य सेवा और गर्भ निरोधक उपचार के कारण भी ये चीजें हो रही हैं। तो इंक्रीजिंग फैक्टर क्या क्या है बढ़ाने, तो उच्च शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु हानि की भरपाई के लिए अधिक जन्म होता था। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं थे, बड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाती थी पहले, और सरकारी प्रोत्साहन योजना जैसे हंगरी, जापान जैसे देशों में अधिक जन्म जो है वित्तीय लाभ को प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें फैक्टर जो है इंक्रीज करती रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है लो फर्टिलिटी रेट का जो इम्पैक्ट हो सकता है, बुजुर्ग जनसंख्या और कार्यबल में गिरावट हो सकता है, कार्यशील जनसंख्या की कमी हो सकती है, और आर्थिक मंदी की समस्या हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा पर बोझ देखें तो आर्थिक जो है अधिक बुजुर्ग आश्रित और पेंशन और स्वास्थ्य सेवा लागत को बढ़ा सकते हैं। हाई फर्टिलिटी रेट का क्या प्रभाव हो सकता है, तो अधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है और युवा बेरोजगारी दर में वृद्धि करती है। तो हमारी समस्या अगर देखें तो भारत में जो युवा बेरोजगारी है वो भी काफी अधिक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 के आसपास होता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इसमें तनाव की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट की, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मिशन परिवार विकास जो है उच्च टोटल फर्टिलिटी रेट वाले जिलों में प्रजनन दर को घटाने पर ध्यान देता है। जननी सुरक्षा योजना जो संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और अवेयरनेस प्रोग्राम जो जागरूकता कार्यक्रम जैसे गर्भ निरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य पर शिक्षा अभियान है जो लोगों को इस संबंध में जागरूकता प्रदान करती है। तो इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 स्तर प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर मानी जाती है, तो ये बिल्कुल ही सही है। भारत का वर्तमान TFR जो है प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है, नहीं अधिक नहीं है, 1.99 है जो 2.1 से कम हो गया है। अगर हम उप सहारा अफ्रीका की बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रजनन दरों में से एक है, ये सही है बिल्कुल। तो हमारा सेकेंड नंबर कट जाता है, तो फर्स्ट 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि भारत जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम हो गया है। यह दीर्घकालिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का संकेत देता है। अगला अगर हम बात करें मुख्य बिंदु, हमने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। अगला हमारा पेज नंबर 3 पे है टॉपिक, तमिलनाडु जो है रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है पीजी मेडिकल कोर्स के विषय में उसको लेकर के, इस संदर्भ में रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो पीजी मेडिकल कोर्स रिजर्वेशन को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, और तमिलनाडु सरकार जो है समीक्षा याचिका इसके तहत दायर कर रही है। तो रिव्यू पिटीशन क्या होता है, तो पुनर्विचार याचिका एक कानूनी अनुरोध है जिसमें उसी न्यायालय में जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है उसी न्यायालय को अपने निर्णय की पुनः समीक्षा करने की मांग की जाती है यदि उसमें कोई त्रुटि हो या नया साक्ष्य मिले। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर किया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या फिर सीधा एक भी ये भी बोल सकता है न्यायालय से, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राउंड जो क्या क्या हो सकते हैं, तो रिकॉर्ड पर जो स्पष्ट त्रुटि हो, निर्णय में कोई स्पष्ट कानूनी और तथ्यात्मक अगर गलती होती है, तो नए साक्ष्य अगर प्राप्त होते हैं, तो कानून की गलत व्याख्या की गई है तो ऐसे सिचुएशन में, और प्राकृतिक न्याय का अगर उल्लंघन होता है, निष्पक्ष कार्यवाही
में डॉट लगता है तो ऐसे फाइल किए जा सकते हैं। पुनर्विचार याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो मूल मामले में प्रभावित कोई भी पक्ष इसे दायर कर सकता है। समय सीमा जो है निर्णय के 30 दिन के भीतर दायर करनी होती है। न्यायालय का विशेषाधिकार होता है कि इसे हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें। जो हियरिंग होती है, सुनवाई प्रक्रिया, ये आमतौर पर चैम्बर में होती है, बिना खुली अदालत के। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रिव्यू पिटीशन होता है वो खुली अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होती, बल्कि आमतौर पर चैम्बर में होती है। लिमिटेशन क्या क्या है इसके तहत? तो इसे अपील के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। यह मुकदमे को दोबारा बहस करने का अवसर नहीं देता। केवल सीमित आधारों पर, यह केवल त्रुटि या नए साक्ष्यों के आधार पर ही संभव है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, त्रुटि और गंभीर अगर साक्ष्य की समस्या होती है, गंभीर त्रुटि या नए साक्ष्य के आधार पर ही रिव्यू पिटीशन दायर किया जा सकता है। कम मामलों में ही सफल होता है ये, बहुत ज्यादा सफलता रेट इसका नहीं है। संबंधित कानूनी प्रावधान 137 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। हमने अभी बात की थी, तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 137 के विषय में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 47 नियम 1 सिविल मामलों में पुनर्विचार याचिका नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट का नियम 2013 जो है पुनर्विचार याचिका दायर करने के नियम निर्धारित करता है। हाल ही में पुनर्विचार याचिका को देख लीजिए, तो सबरीमाला केस 2018-19 में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। पुनर्विचार याचिका खारिज करके दी गई थी। ये राफेल सौदा मामले में, अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को कंटिन्यू रखा था। तो इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि पुनर्विचार याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर की जाती है। तो ये बिल्कुल ही सही है। यह मुकदमा को दोबारा बहस करने का दूसरा अवसर प्रदान करती है। तो आपको याद होगा कि बहस करने का अवसर नहीं प्रदान करती और ये खुली अदालतों में भी नहीं होता, ये बल्कि इसका स्पेशल एक बेंच होता है। तो ये सेकंड नंबर गलत है हमारा। सेकंड को अगर हम काट दे तो हमारा आंसर आ जा रहा है, लेकिन पुनर्विचार याचिका केवल सीमित आधारों पर दायर की जाती है, जैसे त्रुटियां, नए साक्ष्य या कानून की गलत व्याख्या। ये बिल्कुल ही सही है जो हमने अभी देखा। अभी हमने बोला भी कि आपको ये डेटा पता होना चाहिए। तो ये सेकंड नंबर गलत क्यों था? क्योंकि पुनर्विचार याचिका आमतौर पर न्यायाधीश के कक्ष में सुनाई जाती है, ना कि खुली अदालत में। यह पक्षकारों को पूरा मामला बहस करने का अवसर नहीं देती, बल्कि केवल विशेष त्रुटि या नए साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कराती हैं। इस संदर्भ में हमने आपको सारे डिटेल बता दिए हैं। बाकी आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।